हेलो दोस्तों, ब्रजेश चंद्र लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आधुनिक भारतीय इतिहास पर मैं अपनी अगली प्रस्तुति के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और अन्य सिविल सर्विसेज की मुख्य परीक्षाओं में अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है कि कांग्रेस ने विभाजन को स्वीकार क्यों किया। तो प्रस्तुत वीडियो में हम लोग उन्हीं परिस्थितियों पर विचार करेंगे। तो आइए इसे देखते हैं। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन दो स्वतंत्र राष्ट्रों भारत एवं पाकिस्तान में हो गया। देश की अखंडता में विश्वास करने वाली कांग्रेस ने भी विभाजन को स्वीकार कर लिया। यहाँ तक कि महात्मा गांधी ने भी विभाजन को अपनी मौन स्वीकृति प्रदान कर दी। तो आइए देखें कि यह परिस्थितियां कौन सी थीं जिसके चलते कांग्रेस विभाजन को स्वीकार करने के लिए बाध्य हो गई। तो प्रस्तुत संदर्भ में जो साम्यवादी हैं और गांधीवादी जो हैं, उनकी मान्यता यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही ब्रिटिश सरकार भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए तैयार हो गई थी। सत्ता हस्तांतरण की योजनाओं पर चर्चा के लिए मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया था। इस तथ्य से आप परिचित हैं। ऐसे में स्वतंत्रता को नज़दीक देख करके नेहरू और पटेल, ये दोनों जो थे वो पद लोभ के मोह में पड़ करके मुस्लिम लीग से समझौते का उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया और लीग की सांप्रदायिक मांग को स्वीकार करते हुए विभाजन को स्वीकार कर लिया। तो ये कम्युनिस्ट जो हैं और जो गांधीवादी हैं, उनकी ये मान्यता है। लेकिन किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर विचार करेंगे। आइए इसे देखते हैं। सबसे पहले कि कांग्रेस मुस्लिम जनसमूह को राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल करने में विफल हो चुकी थी। यह एक सच्चाई है। विशेष रूप से 1937 के बाद जब मुस्लिम लीग ने उग्रवादी सांप्रदायिक राजनीति का खेल खेलना प्रारंभ कर दिया, तब कांग्रेस की पकड़ मुस्लिम जनसमुदाय पर समाप्त होती गई। 1937 के बाद से ही 1946 में हुए चुनाव के परिणामों से यह बात स्पष्ट हो जाती है, जिसमें मुस्लिम लीग को कुल मुस्लिम मतों का 75% और कुल सीटों का 90% प्राप्त हो गया 1946 के चुनाव में। इससे यह स्पष्ट हो चुका था कि मुस्लिम लीग मुसलमानों की एकमात्र प्रवक्ता बन चुकी है और मुसलमानों की जो जनसंख्या है वह लीग के पृथकतावादी विचारधारा के बहकावे में आ चुकी है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि मुस्लिम सांप्रदायिकता के ज्वार को रोक पाने में कांग्रेस की विफलता ने भी इस विभाजन को स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। जब कैबिनेट मिशन के द्वारा लीग के पृथक राष्ट्र की मांग अस्वीकार कर दी गई, तब लीग अल्पमत में आ गई। तब इसने हिंदुओं से प्रत्यक्ष रूप से संघर्ष कर पाकिस्तान प्राप्त करने हेतु अभियान छेड़ दिया। इस क्रम में लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया तथा देश विभाजन तक सांप्रदायिकता का नंगा नाच होता रहा। इस तथ्य से आप भली भांति परिचित हैं। इसमें रावलपिंडी, नोआखली तथा बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक दंगे भड़के। ब्रिटिश प्रशासन जो था वह भी इन दंगों को रोक पाने में विफल रहा या फिर अनमने ढंग से उसने प्रयास किए। इससे कांग्रेस के नेता यह महसूस करने लगे कि तुरंत सत्ता हस्तांतरण से ही सांप्रदायिक पागलपन को रोका जा सकता है। तो यह एक दूसरा महत्वपूर्ण कारण था। आगे बढ़ें। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि अंतरिम सरकार की असक्षमता ने भी
कांग्रेस को विभाजन स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। देश में गृह युद्ध की आशंका को टालने के लिए वेवेल के प्रयत्नों से लीग जो थी वह कांग्रेस के द्वारा गठित अंतरिम सरकार में शामिल हो गई थी, परंतु उसने कैबिनेट मिशन की योजना को स्वीकार नहीं किया था। वस्तुतः लीग अंतरिम सरकार को अंदर से तोड़ने एवं उसके कार्यों में बाधा पहुंचाने के लिए ही इसमें शामिल हुई थी। इस तथ्य से भी आप परिचित हैं। लीग के मंत्री थे लियाकत अली खान, इनके पास वित्त विभाग था और ये अन्य विभागों के कार्यों में बाधा उत्पन्न कर रहे थे। इसी प्रकार अव्यवस्था की स्थिति में कानून व्यवस्था का कार्य नहीं हो पा रहा था। प्रांतों में जहां भी लीग की सरकारें थीं वे निष्क्रिय थीं और कहीं कहीं खुद भी सांप्रदायिक दंगों में सक्रिय भूमिका निभा रही थी। अतः इस परिस्थिति में विभाजन को स्वीकार करने के अतिरिक्त कांग्रेस के पास और कोई विकल्प नहीं बचा था। यह तीसरी महत्वपूर्ण बात है। आगे बढ़ते हैं। चौथी महत्वपूर्ण बात कि माउंटबेटन योजना के अंतर्गत सत्ता हस्तांतरण के संदर्भ में किए गए प्रस्तावों ने भी विभाजन को अपरिहार्य बना दिया। जैसे कि माउंटबेटन योजना में प्रांतों और रियासतों को अलग से स्वतंत्रता प्रदान करने की बात नहीं थी। इन्हें स्वेच्छा से भारत या पाकिस्तान से स्वयं को संलग्न करने का प्रावधान किया गया था माउंटबेटन योजना में। अतः भारत में बहुविखंडीकरण के स्थान पर कांग्रेस ने इसके द्विखंडीकरण को ही उचित समझा और विभाजन को स्वीकार कर लिया। कांग्रेस की यह सोच उचित थी क्योंकि स्वतंत्र रहने वाली रियासतें पाकिस्तान से भी बड़ा खतरा बन सकती थी। आगे देखते हैं। पांचवी महत्वपूर्ण बात कि कांग्रेस के द्वारा समय समय पर लीग की सारी सांप्रदायिक मांगों को स्वीकार कर इसे इस स्थिति में पहुंचा दिया गया था कि पृथक राष्ट्र के सिवाय उनकी कोई अन्य मांग बची ही नहीं थी। जैसे 1942 के क्रिप्स मिशन योजना के अंतर्गत मुस्लिम बहुल प्रांतों की स्वायत्तता मंजूर कर ली गई। 1944 में गांधी जी ने मुस्लिम बहुल प्रांतों के आत्मनिर्णय के अधिकार को भी मान्यता प्रदान कर दी थी। इसी तरह कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत प्रांतों के अनिवार्य सामूहिकरण एवं इनकी स्वायत्तता को भी मंजूरी प्रदान कर दी गई। इस प्रकार लीग के प्रत्येक जायज एवं नाजायज मांगों को कांग्रेस ने स्वीकार कर उसे अति महत्वाकांक्षी बना दिया था, जबकि आवश्यकता इस बात की थी कि इसे प्रारंभ से ही नकारा जाना चाहिए था। लेकिन लीग काफी आगे निकल चुकी थी और इसी कारण उसने समझौते के सारे विकल्प समाप्त हो गए लीग के साथ। इसके अतिरिक्त कांग्रेसियों की एक झूठी आशा भी थी कि वर्तमान सांप्रदायिक पागलपन के दौर में भले ही मुसलमान पृथक राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, परंतु जब विभाजन हो जाएगा और यह उन्माद समाप्त हो जाएगा तब पुनः भारत का एकीकरण हो जाएगा। लेकिन यह सांप्रदायिकता के जहर को कम आंकने का परिणाम था। तो दोस्तों, इन परिस्थितियों में कांग्रेस ने बाध्य होकर के विभाजन को स्वीकार किया था। मुझे उम्मीद है कि इस अध्ययन सामग्री का उपयोग करते हुए आप सिविल सर्विसेज की मुख्य परीक्षाओं में पूछे जाने वाले बृहत या लघु प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। यदि मेरी यह प्रस्तुति आपको उपयोगी लगी है तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।